रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रीमा और विवान डिनर के लिए तैयार होकर विवान के दोस्त आरव के घर जाते हैं। जैसे ही वो लोग उसके घर पहुंचते हैं, रीमा और विवान को देखकर आरव कहता है, आओ मेरे दोस्त, आइए ना भाभी जी, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं, तुम बताओ कैसे हो और भाभी कहाँ हैं? अरे वो आप लोगों के लिए खाना बना रही है, ये लो आ ही गई। आरव की पत्नी सिमर हाथों में पानी की ट्रे लेकर आती है। चारों बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और फिर सिमर सबसे कहती है, चलिए सब, अब खाना तैयार हो चुका है, बातें बाद में, खाना पहले। अरे हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। चारों खाने की टेबल पर बैठकर खाने का स्वाद लेते हैं। खाने के बाद सिमर सबको दही भल्ले ला कर देती है, जो कि रीमा को बहुत पसंद आते हैं और वो कहती है, सिमर भाभी, क्या आप मुझे दही भल्ले बनाने की रेसिपी बताएंगी? बहुत अमेजिंग है। जरूर रीमा। सिमर रीमा को रेसिपी बता देती है, जिसके बाद चारों खाना खत्म करके कुछ देर बातें करते हैं और फिर रीमा और विवान घर जाने के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर रीमा विवान से कहती है, विवान जी, आपको दही भल्ले अच्छे लगे थे? तुम अभी तक दही बल्लों में खोई हो। अरे बाबा, अच्छे थे, अब सोएं क्या? हाँ जी जरूर, पर मैं भी आपको देखना एक दिन बड़े अच्छे दही भल्ले बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है बाबा, अब सोने भी दो। अगले सुबह रीमा सबके लिए दही बल्ले बना देती है। जैसे ही सब नाश्ते के लिए आते हैं, वो दही बल्ले सबको परोसती है, जिसे देखकर उसकी सास चित्रा कहती है, अरे बहू, आज सुबह सुबह ये तूने क्या बना दिया? सासू माँ, ये दही भल्ले हैं, आप खाओगी ना तो खाती रह जाओगी। वाह, इतनी तेज! कल रेसिपी पूछी और आज बना भी दी। वाह वाह, क्या बात है। रीमा अपनी सास और पति को दही भल्ले खिलाती है और उनको दही भल्ले पसंद भी आते हैं। नाश्ते के बाद एक तरफ विवान अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसकी सास भी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रीमा का दही भल्ले के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। वो हफ्ते में एक बार तो दही भल्ले जरूर बना ही लिया करती। ऐसे ही एक दिन विवान रीमा से बोलता है, रीमा डार्लिंग, क्यों ना हम डिनर पे बाहर चलें आज? अरे वाह विवान जी, चलिए जल्दी से चलते हैं, मैं रेडी होकर आती हूँ। रीमा और विवान एक होटल में डिनर के लिए जाते हैं, जहां रीमा अपने लिए दही भल्ले ऑर्डर करती है। विवान दही भल्लों से अब ऊब चुका था, तो वो अपने लिए कुछ और मंगवा लेता है। रीमा को उस होटल के दही भल्ले बहुत ही पसंद आते हैं और वो सोचते हुए खुद से बोलती है, हर जगह एक ही डिश है, लेकिन हर जगह स्वाद अलग अलग है। इसका मतलब दही भल्ले को सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, बल्कि कई अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। क्या फुसफुसा रही हो खुद से? कुछ नहीं विवान जी। दोनों डिनर करके घर आ जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद रीमा इंटरनेट पर अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से दही भल्ले बनाने की रेसिपी देखती है, जिसके बाद वो रोज रोज अलग अलग रेसिपी से दही भल्ले बनाती है और अपनी सास और पति को खिलाती है। दही भल्लों से तंग आकर चित्रा एक दिन रीमा से कहती है, ओ महारानी, जब देखो तब दही भल्ले ही बनाती रहती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता क्या तुझे बनाना? हाय, एक तो ये तेरे दही भल्ले, ऊपर से ये मेरा घुटनों का दर्द, पता नहीं कुछ टाइम से इतना बढ़ क्यों गया है। माँ सही कह रही है रीमा, अब बस करो ये रोज रोज दही भल्ले बनाना। पक गया हूँ यार मैं खा खा कर। रीमा को अपनी सास और पति की बातों का कोई असर नहीं होता और एक शाम वो फिर से सबके लिए अलग अलग तरीके के दही भल्ले बनाती है। शाम को जैसे ही चित्रा और विवान खाना खाने बैठते हैं, तो खाने में दही भल्ले देखते ही विवान और वो आग बबूला हो जाते हैं और ऐसे में विवान कहता है, तुमको एक बात समझ नहीं आती क्या? जब मना किया है कि दही भल्ले नहीं बनाने, तो बार बार क्यों बनाती हो? अरे इतना ही बनाने का शौक है तो अपने लिए बनाओ और खुद खाओ। अरे ये मुझे दही भल्ले खिला खिला कर मार ही देगी एक दिन। बेटा तू कुछ और मंगा ले बाहर से। हाँ माँ रुको, मैं कुछ ऑर्डर करके मंगवाता हूँ। नहीं विवान जी, आप यही खाओगे, समझ गए आप? नहीं खाऊंगा, ना तो मैं और ना ही मैं अपनी माँ को खाने दूंगा। विवान की ये बात सुनकर रीमा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और रोते हुए कहती है, हाय राम, मेरी फूटी किस्मत, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे ससुराल वालों को तो कुछ पसंद ही नहीं आता। रीमा इतनी जोर जोर से रोने लगती है
कि आस पड़ोस वाले उनके घर आकर पूछने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है। कोई तमाशा ना हो, बस इसीलिए विवान रीमा को चुप करवाते हुए कहता है, रीमा तुम ये रोना बंद करो, हम खा रहे हैं यार दही बल्ले। हाँ हाँ खा रहे हैं। ऐसे ही आए दिन जब भी दोनों माँ बेटे दही बल्ले खाने से मना करते तो वो झूठा रोना रोकर उनको खाने के लिए मना लिया करती। कुछ समय तो ये सब चलता रहता है, लेकिन अब विवान और उसकी माँ दोनों ही दही बल्ले खाने की हिम्मत नहीं होती। रीमा ये देखकर खुश होती है और सभी को वहाँ से जाने को बोल देती है। एक दिन चित्रा के घुटनों में बहुत दर्द होता है और वो बेड से उठ भी नहीं पाती। तभी विवान वहाँ आता है और अपनी माँ की ये हालत देखकर रीमा से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमको पता भी है ना, माँ को जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है, फिर भी तुमने रोज इतने महीनों तक दही बल्ले खिला खिला के उनको इस हालत में पहुँचा दिया। अब तो बहुत खुश होगी ना तुम। पर विवान जी, दही तो सेहत के लिए अच्छा होता है, मैंने खुद पढ़ा है। अच्छाई तो पढ़ ली, जरा बुरे पर भी ध्यान दे देती। जोड़ों के मरीज के लिए दही कितना हानिकारक होता है ये पता नहीं है क्या तुम्हें? अरे समझा समझा कर थक गया हूँ मैं, मगर मजाल है कि जो तुम समझ जाओ। तो ठीक है विवान जी, मैं अब से माची को दही नहीं दूंगी, पर वो भल्ले तो खा ही सकती है ना। और आप तो दही भल्ले दोनों खा सकते हैं, क्यों? सही कहा ना मैंने? इतना कुछ होने के बावजूद भी रीमा के मुंह से ये बात सुनने के बाद विवान समझ चुका था कि रीमा दही भल्लों को लेकर पागल हो गई है। वो समझ गया था कि अब इस दही भल्ले की कहानी वहीं खत्म हो सकती है जहाँ से शुरू हुई थी। ऐसे में वो अपने दोस्त आरव के घर जाता है और उनको सारी बात बताता है, जिनको सुनकर सिमर और आरव हैरान हो जाते हैं। और अब रीमा को सुधारने के लिए वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद विवान घर आकर रीमा से कहता है, रीमा हमको आरव और सिमर भाभी ने एक बार फिर डिनर पर बुलाया है, चलोगी क्या तुम? अरे वाह, सिमर दीदी के पास जा रहे हैं, यानी कि इस बार फिर से कोई नई रेसिपी सीखने को मिलेगी। हाँ हाँ विवान जी चलिए। दोनों एक बार फिर से आरव और सिमर के घर जाते हैं और थोड़ी बातें करने के बाद खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ सिमर दही भल्ले ही लेकर आती है, बस जिसको देखकर रीमा बोलती है, अरे सिमर भाभी, ये क्या फिर से दही भल्ले? आपने भी तो हमें पिछली बार भी खिलाया था ना, इस बार कुछ नया नहीं बनाया? पर रीमा, तुमको तो दही भल्ले बहुत पसंद है और तुम चिंता मत करो, ये दूसरी रेसिपी से बनाए हैं, तुमको जरूर पसंद आएंगे, एक बार खाओ तो। रेसिपी चेंज करने से क्या होता है भाभी? दही भल्ले तो दही भल्ले ही है ना। रेसिपी चेंज करने से कुछ नहीं होता, तो तुम खुद भी तो पिछले कुछ महीनों से रेसिपी चेंज कर करके दही भल्ले ही खिला रही हो अपने परिवार को। रीमा, किसी भी चीज की अति सही नहीं होती और ना ही उसको अलग अलग तरीके से बना के उसको रोज खाया जा सकता है। और तो और तुमने तो तुम्हारी सास की हालत की परवाह तक नहीं की, जबरदस्ती अपने पति और सास को दही भल्ले खिलाए। सिमर की ये बात रीमा को ये एहसास करवाती है कि अब तक जो वो कर रही थी वो सब कुछ कितना गलत था और वो इतनी पागल कैसे हो गई थी। अपनी सास की तकलीफ भी उसे इसकी वजह से नजर नहीं आई। रीमा ऐसे में रोते हुए वहाँ मौजूद विवान से कहती है, विवान जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं अपने टेस्ट और रेसिपी में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं माँ जी की तकलीफ भी नहीं समझ पाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं खुश हूँ कि तुमको ये एहसास हुआ कि तुम क्या गलत किए जा रही थी और यही एहसास दिलाने के लिए तुमको यहाँ लेके आया था। थैंक यू सो मच भाभी और आरव, आपने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अरे देवर जी कहते हैं ना, जहाँ से सवाल शुरू होता है अक्सर जवाब भी वहीं मिलता है। थैंक यू की कोई बात नहीं, अब घर जाइए और माँ जी का ध्यान रखिए। रीमा और विवान दोनों वापस घर लौट आते हैं और घर आकर रीमा अपनी सास चित्रा से भी माफी मांगती है और फिर वो कभी भी किसी डिश को जल्दी से रिपीट नहीं करती। साथ ही अपनी सास के जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए रोज अपनी सास के पैरों को तेल भी लगाया करती और साथ ही उनकी खूब सेवा करती, जिसके बाद वो तीनों एक साथ खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं। निधि अपने पति ऋतिक के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। तभी ऋतिक उससे ऑर्डर देने के बारे में पूछता है। और जान, क्या खाना चाहोगी आप? जान, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ऑर्डर करें? चलो आज तुम मेरी पसंद का खा कर देखो। ठीक है बेबी। फिर ऋतिक
उसके लिए शाही पनीर और बटर नान ऑर्डर कर देता है। निधि को वो खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसके तारीफ में कसीदे पढ़ देती है। दोनों वापस घर लौटते हैं और निधि के मुंह में शाही पनीर का स्वाद कुछ इस तरह से घुल जाता है कि वो हर दिन ऋतिक से शाही पनीर ही मंगवाने लगती है और निधि के साथ साथ ऋतिक को भी रोजाना वही खाना पड़ता है और वो इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर सोचता है, यार मैंने ये क्या कर दिया। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या, जो तूने निधि को शाही पनीर ही खिलाया, और कुछ नहीं खिला सकता था क्या। अब खाना पड़ रहा है ना रोज रोज ये पनीर, कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये पनीर मेरा सारा बजट खराब कर देगा। ऋतिक अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि इतने में ही निधि उसके लिए खाना लेकर आती है और फिर उससे कहती है, देखो बेबी, मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। लेट मी गेस, शाही पनीर। अरे वाह, मेरा बेबी कितना समझदार है, झट से पता कर लिया। बस पता था, और बना ही क्या सकती हो तुम, दिमाग का दही हो गया है खा खा कर मेरा। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं बेबी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, भला मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ क्या। ओ मेरा बेबी, कितने अच्छे हो ना तुम। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, मुंह खोलो। नहीं। क्या हुआ बेबी? बेबी वो क्या है ना, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आज नहीं खा पाऊंगा। वो मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है, क्या है ना, पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेबी बात क्या है, बताओ ना। अरे ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द है, तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगा, अभी दवाई खाई है मैंने। अरे कोई बात नहीं, एक बार मेरे हाथों से खाना खाकर तो देखो, तुम्हारे सारे दर्द गायब हो जाएंगे। इतना ड्रामा करने का क्या फायदा हुआ, खाना तो मुझे अब भी खाना पड़ रहा है। इसके बाद निधि ऋतिक को खुद अपने हाथों से शाही पनीर खिला देती है और वहाँ से चली जाती है। ऋतिक की हालत पनीर खाकर इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि वो वॉशरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और निधि कभी पनीर के पराठे तो कभी शाही पनीर, कभी पनीर दो प्याजा, कभी चिली पनीर, कभी कढ़ाई पनीर बनाती रहती थी, जिसे देख देख कर ऋतिक का मन बहुत ज्यादा खराब होता था और वो आए दिन खाना ना खाने के बहाने ढूंढा करता था और ज्यादातर बाहर का ही खाना खाने लगा था। तो वहीं निधि उसके रोज रोज खाना ना खाने की वजह से परेशान हो जाती है और एक शाम जब दोनों डिनर के लिए टेबल पर बैठे होते हैं कि तभी निधि उससे कहती है, ऋतिक क्या बात है, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम आजकल ठीक से खाना नहीं खाते हो। अरे बेबी मैं वजन कम कर रहा हूँ ना, थोड़ा मोटा हो गया हूँ इसलिए। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता, पेट तो तुम्हारा ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि तुम प्रेग्नेंट हो। अरे क्या मजाक कर रही हो, प्रेग्नेंट तो तुम हो सकती हो, मैं कैसे होऊंगा। चलो खाना खा लो जल्दी से, आज मैंने मटर पनीर बनाया है। ये पनीर तो मेरी जिंदगी में सौतन बनकर आया है, सपनों में भी पनीर ही दिखता है, ऊपर से ये पागल, समझ नहीं आता इसके माँ बाप ने इसे पैदा किया था या डाउनलोड। बेबी क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या? अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था, तो तुम खाओ, मैं कॉल करके आता हूँ जल्दी से। इतना कहकर ऋतिक अपना फोन उठाकर वहाँ से चला जाता है और चुपके से घर से बाहर जाकर एक होटल में फास्ट फूड खाकर थोड़ी देर के बाद घर लौट आता है। तभी निधि उससे बोलती है, अरे आपने इतनी देर लगा दी, ऐसा कौन सा फोन था? अरे वो काम से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस कॉल था, इसलिए टाइम लग गया। तुमने खाना तो खा लिया ना? और नहीं तो क्या, आपके इंतजार में भूखी बैठी रहती क्या? खा लिया मैंने खाना और आपके लिए रखा है, आप भी खा लेना। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और निधि का शाही पनीर बनाना बंद नहीं होता और ऋतिक रोजाना बाहर से खाना खा खा कर बीमार होना शुरू हो जाता है और उसके पेट में दर्द रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन उसे ऑफिस में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसके कारण वो वापस घर लौट आता है। साथ ही उसके पेट का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। निधि उसकी हालत देखकर उसे पुदीनहरा बना कर देती है और ऋतिक अपने कमरे में चला जाता है। काफी देर होने के बाद निधि उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि ऋतिक नीचे जमीन पर लेटा हुआ था। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे उठाती है।
साथ ही उससे पूछने की कोशिश करते हुए बोलती है, बेबी बेबी व्हाट हैपेंड? अरे मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही यार, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ बताओ ना, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? वो कहते कहते ऋतिक चुप हो जाता है और वहीं पर ही बेहोश होता है, जिसे देखकर निधि बहुत घबरा जाती है और उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और फिर जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेती है। ऋतिक का चेकअप करने के बाद डॉक्टर निधि से कहते हैं, देखिए आपके पति को फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग? ये आप क्या कह रहे हैं? जी आपने ऐसा क्या खिलाया इन्हें? जी मैंने तो बस शाही पनीर ही खिलाया था। और आप इन्हें ये कब से खिला रही हैं? जी कुछ 1 महीने से। क्या 1 महीना हो गया और इन्होंने कुछ नहीं खाया इसके अलावा? नहीं डॉक्टर, बात ऐसी है कि मुझे पनीर खाना बहुत पसंद है, तो मैं रोज वही बना देती थी और ये भी चुपचाप खा लेते थे। देखिए आपको पनीर खाना पसंद है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप हर वक्त यही खाएं। आज आपकी वजह से आपके पति की ये हालत है। पनीर छोड़कर आप हल्का खाना खाएं और अपने पति को भी खिलाएं। जैसा डॉक्टर निधि को समझाते हैं वो बिल्कुल वैसा ही करती है। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और ऋतिक को भी होश आता है। साथ ही में निधि उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा। मैं ये भूल ही गई थी कि पनीर खाना अगर मुझे पसंद है तो आप कैसे डेली डेली उसे खा सकते हैं। नहीं निधि, सॉरी मत कहो, असल में गलती मेरी है। मैं पनीर ना खाने और तुम्हारा दिल ना दुखाने की वजह से डेली बाहर से खाना खाता रहा और जरूरत से ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से मेरी ये हालत हो गई। गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। आई एम सॉरी टू। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा ही है ना कि हम दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया। बस अब चिंता मत कीजिए, जल्दी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जरूर, हम दोनों मिलकर करेंगे। चलिए अब अपना मुंह खोलिए, आज मैं आपको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने वाली हूँ। ठीक है बाबा, खिला दो। इस सब के बाद निधि कभी भी पनीर से जुड़ी कोई भी चीज ऋतिक को आम तौर पर नहीं खिलाया करती थी। सिर्फ और सिर्फ खास मौकों पर ही वो पनीर बनाया करती थी। इससे ऋतिक भी खुश रहता है और उसकी तबीयत भी नहीं बिगड़ती। साथ ही उनके बीच का प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। गुरजोत तपती धूप में एक टेंट लगाकर राह चलते लोगों को ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पिलाया करती थी। उसे इस तरह लोगों की सेवा करना बेहद पसंद था और वो ये काम नियम से किया करती थी, बिना कोई दिन मिस किए। ऐसे ही एक दिन उसकी सास सतविंदर उसे उठाते हुए कहती है, पुत्र छेती उठ, लोकां नू ठंडा पानी पिलाउण भी तो जाना है। हाँ जी मम्मी जी, बस हुणे उठ रही हैं। थोड़ी ही देर के बाद गुरजोत भी तैयार होकर नीचे आ जाती है और दोनों सास बहू नाश्ता करके सेवा करने के लिए घर से निकल जाती हैं। सबसे पहले दोनों मिलकर बड़े बड़े टब में रूह अफ़ज़ा बनाती हैं और फिर सभी लोगों में बांटना शुरू कर देती हैं। इसी बीच एक अजय नाम का लड़का आता है रूह अफ़ज़ा पीने के लिए। उनकी स्टॉल के पास आकर वो एक ग्लास रूह अफ़ज़ा उठा लेता है। वो एक घूंट रूह अफ़ज़ा पीता और एक बार गुरजोत को देखा करता। वक्त बीतता जाता है और अजय रोजाना गुरजोत के स्टॉल पर आता और रूह अफ़ज़ा पीता, साथ ही उसे निहारता रहता था। ऐसे ही एक दिन जब वो आता है तो गुरजोत उसको रूह अफ़ज़ा दे रही होती है। तब वो उससे बोलती है, जी जनाब, तुहानू कोई दिक्कत है? मैं देख रही हूँ रूह अफ़ज़ा कट पी रहे हो ते मेरे वाल नू ज्यादा देख रहे हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच? ऐदा तो कुछ नहीं है। मतलब मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ठीक है, फिर शाम नू मिलना। शुक्रिया जी। ऐसे ही शाम को दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए रिजॉर्ट में जाते हैं, जहाँ अजय उससे कहता है, हे, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, तुसी दसो तुहानू की गल करनी है? वो कहाँ से हो तुम? जी मैं ता पंजाब तो हाँ, ता तुसी? मैं तो दिल्ली का हूँ। चंगा जी। वैसे बहुत ही पुण्य का काम करती हो तुम और तुम्हारी माँ। हाँ जी, मैं ते मेरी सासू माँ जी मिलकर सेवा कर देने। क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ जी, 1 साल पहला मेरे पति एक एक्सीडेंट में चल वसे ते उस तो बाद च मेरी सासू माँ ने ही मेरी माँ बन के मेरी देखभाल कीती है ता मैनू सहारा भी दिता है। ओ,
आगे के बारे में क्या सोचा है फिर? जी बस लोकां दी सेवा करन जी अपनी जिंदगी गुजार देनी है मैं तो। वैसे मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? साथ मिलकर रोज़ा पिलाएंगे सबको। शादी? जी नहीं, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं, मिन्नू मेरी सासू माँ दा ख्याल रखना है। तभी वहाँ सतविंदर आ जाती है और बोलती है, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਓ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। अपनी माँ के कहने पर गुरजोत मान जाती है और एक हफ्ते के बाद वो लोग दोनों घर वालों की हामी से शादी कर लेते हैं। ससुराल आने के अगले दिन गुरजोत अपनी सास से कहती है, माँ जी मिन्नू कल जगह जगह लोकां नु जाके रूह अफ़ज़ा पिलाना है। अरे कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, ये मेरा घर है और यहाँ सारे मेरे हिसाब से चलते हैं। माँ जी मैं तो एक काम बहुत टाइम तो कर दी आ रही है, मिन्नू चंगा लगता है राह चलते लोकां दी प्यास बुझाना, नाले ये तो बहुत ही पुण्य दा काम हुंदा है। मैं तेरी वो पहली वाली सास नहीं हूँ, समझी? इस घर में रहना है तो मेरे नियम अनुसार रहो। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन अंजलि और गुरजोत दोनों बाहर किसी काम से जाती हैं। तो रास्ते में एक आदमी टेंट लगाकर रूह अफ़ज़ा ठंडा ठंडा पिला रहा होता है। तभी वो आदमी एक गिलास रूह अफ़ज़ा लेकर अंजलि के पास आता है और फिर बोलता है, मैडम जी तुसी भी ले लो रूह अफ़ज़ा। जी आप अपना रूह अफ़ज़ा किसी और को ही दे दीजिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। माता जी इधर सेवा है, इधर मना नहीं कर दे। माफ करिए भाई साहब। माँ जी मना ना करो, वैसे भी मिन्नू बहुत प्यास लग रही है। अरे तो मेरे पास पैसे की कमी है क्या? एक बोतल पानी खरीद के पी लूंगी, लेकिन ये सब कभी नहीं पीऊंगी। अंजलि गुरजोत का हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है और घर आने के बाद गुरजोत अपनी सास से कहती है, माँ जी तुसी किवें दियां गल्लां कर रहे हो? जे तुसी सेवा नहीं करनी ता ना करो, पर मिन्नू ता कर लैन दियो। देख जितनी भी सेवा करनी है मेरी कर, मना नहीं करूंगी तुझे। माँ जी मैं तुहाडी भी ता सेवा करनी आ, मिन्नू थोड़ी जनता दी भी सेवा कर लैन दियो। ऐसे ही कुछ समय के बाद गुरजोत ये सारी की सारी बातें अजय को बता देती है। तो अजय उससे कहता है, यार देखो, माँ जो कह रही है वो सब भी सही है और माँ के खिलाफ मैं नहीं बोल सकता। बस करो जी तुसी, मिन्नू मेरे सारे सवालों दे जवाब मिल गए ने। हुण किद्दां करना है, की करना है, किदन करना है, मैं आपे देख लूं। यार तुम गलत ले जा रही हो बात को। अच्छा जी हुण मैं गलत के कह दिता? विआह तो पहला तो तुसी कहंदे सी कि तुसी मेरा हमेशा साथ दोगे, ता हुण की हो गया? हुण सेवा करन दा जदों मौका आया ते तुसी अपनी माँ जी दे खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मगर मैं साथ नहीं दूंगा इसमें। जी कोई गल नहीं, तुसी हिस्सा बनो ना बनो, तुहाडी मम्मी जी बने ना बने, मिन्नू इस गल तो कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना काम आप कर लूंगी। ऐसे ही अगले दिन गुरजोत घर का सारा काम निपटाकर अपनी सास सतविंदर के पास चली जाती है और वहाँ जाकर वो एक बार फिर से अपनी सास के साथ मिलकर लोगों में ठंडा रूह अफ़ज़ा बांटने लगती है। ऐसे ही सेवा करते करते पूरा दिन खत्म हो जाता है और गुरजोत अपनी सास के पास ही रुक जाती है। इसी तरह अगले दिन अजय गुरजोत को फोन करके उससे कहता है, हेलो बाबू, तुम कब आओगी? मैं नहीं आना तक क्यों नहीं आना ये भी तुहानू पता है। यार मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता, वो जैसा बोल रही है तुम्हें वैसा ही करना होगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ समझाਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। तुम सही बोल रही हो। ठीक है तुम वापस आ जाओ यहाँ, हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। नहीं ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ, मैं आपे शुरू कर लूं सारे काम। ऐसे ही अगले दिन अजय टेंट लगाकर धूप में आते जाते राह चलते प्यासे लोगों को रूह अफ़ज़ा बनाकर ठंडा ठंडा शरबत पिलाया करता। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और उसकी माँ उससे कहती है, वाह बेटा वाह, बीवी की बातों का इतना असर हो गया तुझे कि तू मुझसे बिना पूछे ये सब करने लग गया। माँ इसमें कुछ गलत तो नहीं कर रहा जो आप ऐसा बोल रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही जा रहा है मेरा बेटा, बहू के आते ही उसकी बोली बोलने लग गया। माँ जो समझना है समझो। ऐसे ही एक दिन कड़कती धूप में अंजलि किसी काम से बाहर जा रही होती है और अंजलि का पर्स कहीं अचानक गिर जाता है। साथ ही उसको धूप में चक्कर आने लगते हैं। उसको प्यास भी लगती है। पैसे न होने के कारण वो कहीं से पानी भी नहीं खरीद पाती। प्यास और गर्मी की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। किसी तरह वो खुद को संभालते हुए आगे जाती है और थक हार कर एक जगह बैठ जाती है।
साथ ही आंखें बंद करके बोलती है, पानी पानी, हे भगवान, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। वहीं थोड़ी दूरी पर गुरजोत लोगों को ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पिला रही होती है। जैसे ही उसकी नजर अंजलि पर पड़ती है, वो तुरंत एक गिलास रूह अफ़ज़ा लेकर उसके पास जाती है और उसे पिलाती है। रूह अफ़ज़ा पीकर अंजलि की जान में जान आती है और वो सोचने लगती है, बहू कितना पुण्य का काम कर रही थी। आज मुझे पता चला कि इस सेवा का क्या मतलब है। अगर ये सेवा ना होती तो आज मैं मर जाती। की होया माँ जी, तुसे ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे वास्ते रूह अफ़ज़ा लेके आवा? नहीं बहू, मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे माफ कर दे बहू। मैं तेरे इस दया भाव को कभी समझ नहीं पाई। तुझे हमेशा तेरे इस नेक काम को करने के लिए मैंने रोका। ओहो माँ जी, माफी केड़ी गल दी मांगदे हो? हुण तां तुहानू तुहाडी गलती दा एहसास भी हो गया है, फिर मेरे नाल चल के सेवा क्यों नहीं कर लेंदे? तुहाडे मन नू बड़ी तसल्ली मिलेगी। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं ये जल सेवा जरूर करूंगी। ए होई ना गल माँ जी, नाले वाहिगुरु जी ने कहा है, कारज ते कबहू न डरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तब मैं भी बस ओहो ही कीता, मैं अपनी सेवा कर दी रही ते देखो आज तुहानू आप ही एहसास हो गया कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही सी। जो खुशी लोकां नू खुश करन च मिलदी है ना, सच्ची ओ खुशी होर किते नहीं मिलदी। जिसके बाद अंजलि भी अजय, सतविंदर और गुरजोत के साथ मिलकर इस सेवा का हिस्सा बन जाती है। धीरे धीरे जल की सेवा के साथ साथ वो लोग खाने की सेवा भी करने लगते हैं और फिर मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुगना अपनी बीमार बहू को बिस्तर में देखकर अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जब वो सिलीगुड़ी में थी और रोज स्मिस्था फिश लेकर घर आया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुगना आंगन में खड़ी होकर तुलसी की पूजा कर रही होती है कि तभी उसकी बहू अपने हाथों में फिश लेकर वहाँ जाती है, जिसे देखकर सुगना उससे बोलती है, ए बंगालन, खबरदार, अगर अपने हाथों में मच्छी लेकर मेरे घर की दहलीज पार करी तो। माँ जी, आपको क्या लगता है अमी रुकबो? ये बताइए, लास्ट में तूने बंगाली में क्या बोली? हिंदी में बोल के दिखा। अमी बंगाली, अमी शुद्ध बांग्ला बोलबो। अरे कुलटा बेशरम है तू। राधे राधे, मेरा पूरा घर इसने अपवित्र कर दिया। अब गंगा जल से मुझे अपना पूरा घर शुद्ध करना पड़ेगा। एको दो खाकर तो देखो। अरे मच्छी खाने वाली बंगालन, दूर हट मेरे से। इतना बोलकर सुगना नहाने के लिए चली जाती है और स्मिस्था अपनी मच्छी को साफ करके उसे फ्राई करने लगती है। वहीं दूसरी ओर सुगना नहाकर घर के मंदिर में अपनी माला जपते हुए भगवान की गीता गाने लगती है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। सुगना पूरी कोशिश करती है कि घर में बन रही फिश पर उसका ध्यान ना जाए, पर रसोई घर में बन रही फिश की महक सुगना से और बर्दाश्त नहीं होती, जिससे वो अपनी पूजा छोड़कर अपनी बहू के किचन के बाहर नाक बंद करके उससे बोलती है, अरे ओ नासपीटी, अब तक तेरी वो मच्छी बनी नहीं क्या? माँ जी, अभी तो बस फिश को फ्राई किया है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। अरे कुलटा कहीं की, पहले इस घर में मांस मच्छी का नाम तक नहीं लिया जाता था, और अब बनता है ना। हाँ जी की बच्ची, आज तेरी वजह से मेरे घर में 2 रसोई बन गए हैं। तो की भालो, आप बोलो तो फिर से एक बार एक कर दे। अरे करमजली, अपनी हरकतें नहीं सुधार सकती तो कम से कम अपनी जुबान तो सुधार ले। इतना बोलकर सुगना खुद को शांत करने के लिए बाहर जाती है। तभी एक औरत वहाँ मच्छी लेकर आकर उससे बोलती है, रेहू मच्छी है, ताजी ताजी, अब भी समुद्र से पकड़ कर लाई हूँ। पूरे सिल्लीगुड़ी में नहीं मिलेगी ऐसी मच्छी, ले लो फटाफट। दूर हट, एक वो नासपीटी रोज रोज मेरे घर में मच्छी लेकर घूमती रहती है, और तू आ गई मेरे पास हाथों में मच्छी की टोकरी लेकर। विनय से बोलना पड़ेगा ये शहर छोड़ने को। सुगना गुस्से में घर जाती है, जहाँ स्मिस्था फिश के कांटों को अलग करके उन्हें खा रही होती है। उसे ऐसे खाते देखकर सुगना मुंह बना लेती है और सीधे अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, और स्मिस्था अच्छे से अपने हाथों को साफ करके अपनी सास के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है और बोलती है, की भालो, अरे तुझे कितनी बार बोला है कि फिश खाकर मेरे पास मत आया कर। अब बच्चों की तरह मुंह बनाना बंद कीजिए और खाना खा लीजिए। मैं अपना हाथ मुंह अच्छे से धोकर आई हूँ। सच बोल रही है ना? हाँ माँ जी, अब तक तो विनय घोर न खियालो, मैंने उनके लिए फिश कढ़ाई बनाई है। स्मिस्था की ये बातें सुनते ही सुगना खाना छोड़ देती है
और गुस्से में पानी पीकर लेट जाती है, जिस पर स्मिथा अपनी सास से कहती है, अब की बोलो। अरे भले ही हम लोग मारवाड़ी हैं, पर हम लोग कभी भी मांस मच्छी नहीं खाते। और मेरा बेटा तेरे साथ रह रह के ये सब खाना सीख गया, और आज अपने बेटे की वजह से मैं ये सब कुछ सह रही हूँ। अगर विनय मेरा इकलौता बेटा नहीं होता ना तो मैं कभी शहर में आती, ना तुझे अपनाती। रहने दीजिए माँ जी, मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती है, बस आपको मेरा फिश खाना पसंद नहीं है। तो छोड़ क्यों नहीं देती? माँ जी, फिश खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं तो बोलती हूँ एक बार आप भी ट्राई करो। करमजली, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। जब भी मुंह खोलती है मुंह से मच्छी ही निकलती है। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर विनय आ जाता है और घर में आपको अपने ट्रांसफर के बारे में बताता है, जिस पर सुगना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बेटे से बोलती है, भगवान ने तो मेरी सुन ली। राधे राधे, लाख लाख शुक्रिया तेरा। अच्छा बेटा, तेरा ट्रांसफर कहाँ हुआ है? पुष्कर में है, परसों निकलना है बस। क्या? राधे राधे, अब मुझे रोज रोज ये मांस मच्छी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। सुन ले बहू कान खोलकर, अब तू घर में मच्छी लेकर नहीं आ सकती, और अगर इतना ही खाने का शौक हो ना तो बाहर जाके खा लियो। सोचती नहीं लाऊंगी उस घर में फिश। सुगना खुशी के मारे अपने वहाँ जाने के दिन गिनना शुरू कर देती है और फाइनली वो लोग सिलीगुड़ी छोड़कर वहाँ चले ही जाते हैं और वो तीनों पुष्कर में शिफ्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अब स्मिथा कभी घर में फिश भी नहीं लाती थी और जब उसका दिल करता था तो वो विनय के साथ बाहर जाकर खा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्मिथा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो अधमरी हालत में आ जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर सुगना को जरा भी अच्छा नहीं लगता। कुछ ही देर के बाद जब डॉक्टर स्मिथा का चेकअप करके वार्ड से बाहर आते हैं, तब सुगना उनसे बोलती है, डॉक्टर मेरी बहू कैसी है? ठीक तो है ना वो? जी वो ठीक है, पर उनकी बॉडी में कमजोरी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से उनकी ये हालत है। उनकी बॉडी में फैटी एसिड और प्रोटीन बहुत ज्यादा कम है। तो क्या मेरी बहू कभी ठीक नहीं हो पाएगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है माता जी। आप अपनी बहू को फिश खिला सकती हैं, इससे वो जल्दी रिकवर हो जाएंगी। ये सारी बातें सुगना अपने बेटे विनय को बताती है और विनय स्मिथा के पास जाता है और उसे डॉक्टर की कही सारी बातें बता देता है, जिस पर वो उसे मना करते हुए कहती है, नहीं विनय, इस घर में फिश नहीं आएगी। यहाँ आने से पहले मैंने माँ जी को प्रॉमिस किया था कि मैं इस घर में फिश नहीं लाऊंगी। देख बहू, अगर डॉक्टर ने बोला है कि तुझे फिश खाना है तो तुझे खाना ही होगा। पर माँ जी, मैं इस हालत में बाहर जाकर फिश नहीं खा सकती। अरे तू क्यों जाएगी? विनय है ना, वो ले आएगा तेरे लिए। पर माँ, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, अब आपको इस मिस्टर को देखना होगा। इतना बोलकर विनय वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है और शाम को ही निकल जाता है। तो वहीं सुगना स्मिथा को घर ले आती है और उसकी पूरी देखभाल करती है, जिसके बाद अपनी बहू को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर पुराने दिन याद करती है। इतना ही नहीं, इतना सब होने के बाद वो जल्दी से मार्केट जाकर बनी बनाई फिश लेकर आती है और अपनी बहू को परोस देती है। जब तक स्मिथा ठीक नहीं हो जाती, सुगना ऐसा ही किया करती और एक दिन वो अपनी बहू से कहती है, अरे बंगालन, तू तो ऐसे बीमार पड़ी जैसे मछली बिना पानी के तड़पने लगती है वैसे। मैं और दिनों तक तुझे मछली नहीं खिला सकती। जल्दी से ठीक हो जा और खुद लाके बनाकर खा। तुम्हें खूब सुंदर। एक तो तेरी बंगाली भाषा मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ती। मैंने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं। सच में तूने यही बोला या फिर और कुछ? शौकती, मैंने यही बोला। कुछ ही दिनों में स्मिथा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और एक बार फिर से वो आए दिन अपने लिए फिशेस की नई नई डिशेस बनाना शुरू कर देती है और दोनों सास बहू पहले की तरह ही एक साथ लड़ते झगड़ते रहना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये फिश खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।